आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा, खास करके इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और एडमिशन लिए हुए 1 साल हो गया है तो आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो भाई पहले याद कर लीजिए। क्योंकि कोई भी पूछेगा कि प्रियम्बल के बारे में जानते हो तो बोलेंगे हाँ, और कुछ पूछ दिया तो नहीं, कि हम तो ये पढ़े ही नहीं हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रियम्बल के कुछ फैक्ट के बारे में बताता हूँ। 3 नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं प्रियम्बल के लिए। एक के एम मुंशी का, एक ठाकुरदास भार्गव का, और एक एन ए पालकीवाला का। तो ये तीनों ने प्रियम्बल के बारे में इम्पोर्टेंट बातें कही थी। के एम मुंशी ने कहा था हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एन ए पालकीवाला ने कहा था इट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का आइडिया ये यूएसए से लिया गया था, और ये जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से 22 जनवरी 1947 को लाया था। उसके बाद ही ये इसमें इंक्लूड किया गया था। इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स है। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कहाँ से आता है। तो ये बताता है कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, वी द पीपल, ये इसके पावर की सोर्स हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आप जब प्रियम्बल देखेंगे तो ये मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं। सोवरेन एक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होगा, और इसको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि ये करो वो करो, कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो, या फिर मणिपुर को आप चाइना को दे दो, ऐसा नहीं बोल सकता। ये अपने लिए, अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें आपको वर्ड नज़र आएगा, सोवरेन का मतलब भी दो है इसमें। दो इसके फैक्टर हैं, एक इंटरनल फैक्टर है और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मतलब होता है कि आंतरिक रूप से ये कुछ भी कर सकता है इंडिया में। किसी राज्य का यदि नाम बदलना हो तो बदल सकता है, किसी कोई नया राज्य बनाना हो तो बना सकता है, कोई लॉ बनाना है अपने देश के लिए तो बना सकता है। और एक्सटर्नल का मतलब है कि यदि इसको बाहर के लिए कुछ निर्णय लेना है कि किसके साथ संबंध रखने हैं, चाइना के साथ झगड़ा करना है कि पाकिस्तान को कूटना पीटना है, तो ये सब इसके अपने निर्णय हैं। अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को जाके कूट दिया, कुछ करेगा तभी, लेकिन अपना निर्णय ले सकता है, अपनी रक्षा का निर्णय ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। यहाँ पर सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है कि सेक्स, रेस, ग्रीड, रिलीजन, ये सब में सब लोग बराबर हैं। और इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी देगी और किसी के साथ कुछ भेदभाव नहीं करेगी। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी का यही मतलब होता है। कोई काम करे तो ऐसा नहीं कि महिलाओं को ज़्यादा कम वेतन दे दिया, पुरुषों को ज़्यादा दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें एक सोशलिस्ट जो वर्ड है उस पर एक बहुत बड़ा केस है, एक्सेल वेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये इसी में एक केस है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये सोशलिज्म जो है वो इसलिए है कि सब स्टेट को सिक्योर किया जाए, और इसके जो आदमी हैं, यहाँ पे रहने वाले जो सिटीजन हैं, उनको सबको बराबरी का अधिकार मिले। इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। और ये कैसे होगा? तो ये बीच में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बैलेंस बना के करना होगा। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बोलते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, फिर जो बात होता है कि स्टेट जो है वो आरक्षण दे देती है, तो बराबरी का तो अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे प्रोविज़न है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट जो है, अब कोई काफ़ी गरीब है, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको एक जगह पे लाए।
उसके बाद है एक DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें इस केस में बताया गया था कि सोशलिज्म का जो एम है वो सबको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिव एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए ये केस जाना जाता है कि ये सोशलिज्म का यही मतलब है। तो इसमें सोशलिज्म वर्ड को डिफाइन किया गया था। तो ये काफ़ी 3 इम्पॉर्टेंट केस है। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, वो लॉ का एग्ज़ाम हो, जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या नेट का एग्ज़ाम हो, तो ये 3 आपके पास ये मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रियम्बल से ये 3 जजमेंट पूछे जाते हैं कि ये 3 किस चीज़ से जुड़े हुए थे। एक सेक्युलर वर्ड है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेक्युलर का मतलब होता है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम हिंदू धर्म मानते हैं, हम मुस्लिम मानते हैं, हम ईसाई, हम सिख मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि भारत में लोग हैं वो कोई भी धर्म मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकते हैं। तो सरकार ये बोलती है कि मेरा तो कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हम जो दूसरे लोग जो उनका फेथ है, बिलीफ है, वो अपना मान सकते हैं और हम न किसी को वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करेंगे या बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे। तो सेक्युलर स्टेट का मतलब यही होता है कि न डिस्क्रिमिनेट करेंगे और न फेवर करेंगे। ऐसा नहीं कि बोलेंगे कि मुस्लिम जो हैं वो उनको हम हज के लिए दे रहे हैं पैसे, और मुस्लिम जो हिंदू जो जा रहे हैं कहीं तीर्थ के लिए तो उसको नहीं देंगे। ऐसे इंडिया में ये प्रैक्टिस में था, लेकिन अब ये ख़त्म किया गया है। तो ये जो है वो सेक्युलर का यही मतलब है। तो ऐसे सरकारें बहुत सारे काम करते रहती है जो कि प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है। तो ये सब जो है वो है। और ये सेक्युलर वर्ड से ही लेके एक बहुत बड़ा केस था, SR बोम्मई वर्सेस इंडियन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो इसमें जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेक्युलरिज्म, इसको इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर एक और केस था संत जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर्स। ये 1976 का केस था। इसमें इसमें क्लियर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्युलर है का मतलब ये है कि ये ना एंटी गॉड होगा और ना ही प्रो गॉड होगा, कि ना हम किसी भगवान में विश्वास करते हैं और ना ही किसी भगवान का विरोध करते हैं। तो ये बोला गया था, मतलब ये धर्म के मामले में न्यूट्रल होगा। तो ये हो गया सेक्युलर वर्ड। एक वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि इंडिया ये जो है वो डेमोक्रेसी है, कि ऐसा नहीं कि मतलब हम मोदी जी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपना चुनेंगे, और ऐसा नहीं कि मोदी जी जब तक चाहे तब तक प्रधानमंत्री रहें, ऐसा नहीं होगा। लोग जब चाहेंगे हर 5 साल में एक इंटरवल पे, 5 साल का इंटरवल इंडिया में जो आप चुनाव होता है तो आप वोट देते हैं, तो लोग हैं वो अपने पसंद की सरकार चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी का ये मतलब है। और इसमें ये यहाँ पे जो इंडिया में चुनाव होता है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होता है। इसका मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये काफ़ी लेंदी लगता है सुनने में, लेकिन इसका मतलब होता है कि एक आदमी का एक ही वोट गिना जाएगा। वो आदमी, ऐसा नहीं कि एक आदमी का वोट बराबर 2 महिलाओं का वोट, ऐसा नहीं होगा। तो ये होता है इंडिया में, ऐसे है। तीसरा वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि a democratic republic is an entity which the head of a state is elected। मतलब कि जो स्टेट का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। और ये या तो ऐसे भी हो सकता है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन से हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन से हो, लेकिन ये ऐसा होगा कि ये फिक्स टाइम पर ही होगा। ऐसा नहीं कि जब 1000 साल तक चाहे, 2000 साल तक चाहे तब तक हम चुनाव करवाएं, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स टेन्योर होगा, जो अभी 5 साल है, हो सकता है कभी 10 साल हो जाए, हो भी सकता है। फिर एक वर्ड है जस्टिस। जस्टिस का 3 मतलब है, एक सोशल जस्टिस, एक पॉलिटिकल जस्टिस और एक इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब यहाँ पे सोशल जस्टिस का मतलब है कि एबॉलिशन ऑफ
अ, क्या बोल सकते हैं उसको कि इनइक्वालिटी, एबॉलिशन ऑफ इनइक्वालिटी, कि यदि शूद्र है तो वो मंदिर में नहीं जा सकता है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। मतलब सब जो है वो बराबर हैं। जस्टिस का मतलब यही है कि ये तीन तरह से बराबर होंगे। पॉलिटिकल जस्टिस होगा और इकोनॉमिक जस्टिस होगा। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि अ, अम, जो अनरीजनेबल डिस्टिंक्शंस हैं उसको हम ख़त्म करेंगे। और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि एक सबको यदि एक मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये यदि अलग अलग काम कर रहे हैं तब तो हो सकता है अलग अलग वेतन मिले। लेकिन यदि एक काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यदि महिलाएं कर रही हैं तो हम दुगना वेतन देंगे, और नारी शक्ति के नाम पे, और पुरुष कर रहे हैं तो आधे वेतन देंगे, ऐसा नहीं होगा। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट वाला स्वतंत्रता नहीं, लिबर्टी मतलब लोग अपने थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सब जो है ये आदमी यहाँ पे कर सकता है, कि पूजा कर सकता है, और इसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लिबर्टी का यही मतलब है। फिर एक इम्पॉर्टेंट है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको एक जैसा मिलेगा। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि हम भाई भाई, हम इंडियन हैं, वो भाई भाई हैं। तो ये वाली जो भावना है ये बहुत मतलब ज़रूरी है। तो इसमें जो है वो इसमें फिर आता है कि दो केस हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। एक वेरिबरी यूनियन ऑफ वेरिबरी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है प्रियम्बल के बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो आप जब ये जजमेंट देखेंगे तो लिखा होगा इन रे। ये इन रे का मतलब क्या है? यदि आप लॉ पढ़ते हुए 1 साल हो गया तो इन रे का मतलब नहीं जानते हैं तो भाई जानना चाहिए आपको। इन रे का मतलब आप कहेंगे कि इन रिफरेंस ऑफ होता है, चलो ये तो होता है, लेकिन बाकी यदि हम लिख रहे हैं केशवानंद भारती का केस लिख रहे हैं, वहाँ भी फिर होना चाहिए कि इन रेफरेंस ऑफ केशवानंद भारती केस, तो ऐसा तो नहीं लिखते। इन रे का मतलब होता है कि जैसे आर्टिकल 143(1) में आता है, तो इसको बोलते हैं इन रेफरेंस। तो इन रे का यही मतलब है। और दूसरा, तो इसमें बेरुबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और दूसरा केस हुआ था केशवानंद भारती केस, ये तो आप जरूर जानते होंगे, और नहीं जानते हैं भाई तो फिर वो पानी तो है ही, उसमें क्या करना है आप जानते हैं। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो है वो पावर, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई पावर नहीं देता, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और दूसरा बोला था कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशन भी नहीं लगाता, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और इसको अमेंड भी किया जा सकता है आर्टिकल 368 में। तो ये दो केसेस जो हैं वो आपको जरूर याद रखने चाहिए प्रियम्बल के बारे में, कि केशवानंद भारती केस में बोला था कि दिस इज इट इज़ एन पार्ट ऑफ constitution, और it can be amended by 368 आर्टिकल। और दूसरा जो केस है इन रे बेरुबरी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसमें बोला था कि ये पार्ट नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया, प्रियम्बल हो गया ख़त्म।